हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इंसान कभी-कभी जिंदगी की जरूरतों के हिसाब से जरा अपनी जगह बदलता है। तकरीबन इसी तरह से मैं आज अपने स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन काम जारी रखना है। और चूंकि आप लोगों को मैंने वादा किया हुआ है कि मैं मुसलसल काम करता रहूं, इसलिए ये इंटरव्यू मैं अपनी स्टूडियो से अलग कहीं दूर बैठा हूं, वहां से बात कर रहा हूं। और आज मंडे है और अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हम उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। और खास बात यह है कि आजकल वो हिंदू और हिंदुत्व के बारे में एक सीरीज यूट्यूब पर उनकी है, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है हिंदू धर्म के बारे में, जिस तरह से वो मुश्किल ये होती है कि जब धर्म के नाम पर नफरत की बात किसी दूसरे मजहब से की जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी अपने जो नुकसान होता है, यानी सभी धर्मों के बीच में जो अच्छा रिश्ता ताल्लुक होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती है। तो अविनाश काकड़े जी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदू और हिंदुत्व इसका फर्क आपको समझा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही कई अहम मुद्दे हैं। एक तो ये कि संसद में, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर, कांग्रेस के इस वक्त जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सरकार नहीं बोलने देती है। हम डेमोक्रेसी के किस पायदान पर पहुंच गए नहीं मालूम। इंटरनेशनल लेवल पर क्या किस किस पायदान पर हमें धकेल के नीचे पहुंचाया जा रहा है, या हम पहुंच रहे हैं, वो एक बड़ी तकलीफ की बात है। जनतंत्र में सभी को बोलने की आजादी होनी चाहिए। क्या पार्लियामेंट में भी लोगों के जो नेता हैं उनको भी नहीं बोलने दिया जाएगा? ये एक बहुत ही अहम है। और चीन के मामले में वो बोलना चाह रहे थे। शिकायत यह है कि क्या अब चीन के बारे में भी हमें बोलने के लिए पूछना पड़ेगा, ये शिकायत हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के बारे में उन्होंने जाकर के शिलोंग में, मेघालय में एक तकरीर की है, जिसमें कहा है कि हम सीमा पर बहुत कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डंके की चोट पर कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट में क्या रुख है और पब्लिक स्पीच में क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपके सामने आएगा। इसके अलावा पठान फिल्म पर भी हंगामा है। हम हालांकि बहुत ज्यादा हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, लेकिन इसको किस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी नजर से, जो कि इसमें मुसलमान एक एक्टर का नाम शामिल है, शाहरुख खान का, तो इसलिए बस एक नुस्खा मिल गया उनको बोलने का। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ महीने पहले जो सरकार ने फौज की भर्ती का अग्निवीर जो प्लान का ऐलान किया था, जिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। हमें आपको याद है कि बहुत सी ट्रेनें रोकी गई, बहुत सी प्रॉपर्टीज जलाई गई, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ाया गया, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए फौज में भर्ती होने का प्रावधान है। उसके बारे में सरकार ने एक नया शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसके अलावा हम आगे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हमारे सामने, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का एमसीडी। उसमें जिस तरह के नतीजे आए हैं, उसमें सरकार के लिए, बीजेपी के लिए खासतौर पर एक तरह से वो जश्न मना रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर से वो तकलीफ में है। ये बात कई तरह से सामने आ चुकी है। उसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। भारत और चीन का व्यापार कहां पहुंच रहा है, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक और वाकया हुआ है बहुत ही दिल दहला देने वाला, जयपुर में एक लड़के ने, जिसका नाम अनुज शर्मा है, उसने अपनी चाची का कत्ल कर दिया है। ये हम जिस हालत से गुजर रहे हैं, जिस तरह से तब्दीलियां हम देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। और
क्राइम नए नए तरीके से हो रहा है, नई नस्लें क्या क्या कुछ करने लगी, और वो जब जिस तरह से मीडिया में चीजें लाई जाती हैं और उस पर बहस की जाती है, उसके बाद वाकयात और बढ़ते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव किस्म की चीज है। चलिए तो हम अब बात शुरू करते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। शायद आज भूमिका में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, उसके लिए हमारे दर्शक भी माफ करेंगे, आप भी, लेकिन बताना बहुत जरूरी होता है। आप लोग आखिर तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अविनाश काकड़े जी अपनी बात बहुत ही सबूतों के साथ रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले मामले पर आप बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है? क्या हम प्रजातंत्र के उस लेवल पर पहुंच गए कि जहां अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन लीडर का मतलब ये होता है कि सरकार के मुकाबले में जितनी भी पार्टियां हैं उनका वो नुमाइंदा होता है संसद में, उसको भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखो, इसमें तो ऐसा इस तरीके से देखता हूं कि लोकसभा में तो है नहीं अपोजिशन लीडर, क्योंकि 54 सीटें जिसके पास हो उसको अपोजिशन लीडर बनाया जाता है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर है, और अपोजिशन लीडर जब खड़ा होता है, जैसे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं तो सबको सुनना पड़ता है, अपोजिशन लीडर भी खड़े होते हैं तो उनको समय देना पड़ता है। मगर चूंकि इनकन्वीनियंट है आज चाइना पे चर्चा करना मोदी जी की सरकार को, और अब तो टीम करके काम कर रहे हैं ना, सभापति और उपसभापति और ये सारे टीम करके काम कर रहे हैं। मतलब डेमोक्रेटिक संस्था का कितना हनन हो सकता है। तो विरोधी पक्ष नेता का माइक बंद कर दिया, उसके कारण इतना बुजुर्ग आदमी बेंच पर खड़ा हो गया, प्रोटेस्ट के लिए अपने बेंच पर खड़े हो गए। ये क्या दिखाता है, ये किस तरीके से डेमोक्रेसी हमारी चल रही है। और ये बेइज्जती है, संसद की बेइज्जती है, इंसल्ट, पूरी इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती है, हमारी पार्लियामेंट की बेइज्जती है कि उनको बोलने नहीं दिया। और वो क्या बोलना चाहते थे? चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में स्पष्टीकरण चाहते थे, गलवान अतिक्रमण पर स्पष्टीकरण चाहते थे, मगर इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है इनको। और दूसरा स्पष्टीकरण किस पे नहीं देना है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। आपको बताऊं, आप ट्रेड डेफिसिट हमारा 73.31 बिलियन डॉलर हो गया है चाइना के साथ में। अब ये दोनों सवाल अगर पूछते हैं आप, तो ये सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। तीसरा सवाल ये है कि अभी जो स्टेटमेंट दिया था कि 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसके उद्योगपतियों के, मित्र उद्योगपतियों के माफ कर दिया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। और उसके जब नाम पूछे गए तो बोलता है रिजर्व बैंक नाम डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए सर, हमारा किसान 10-20-50 हजार रुपए भी लेता है तो लिस्ट लगा देते हैं, पेपर में, न्यूज़पेपर में दे देते हैं। कोई घर पे लेता है तो उसका न्यूज़पेपर पे दे देते हैं, और लाखों करोड़ रुपए लेके भाग जाता है तो उसका नाम बताने की रिजर्व बैंक इनको पाबंदी करता है। ये शासन जिस तरीके से चला रहे हैं, और ये सारी खबरें दबाने के लिए कि एक्सपोर्ट का डेफिसिट जो था वो इतना कम था और अब इतना ज्यादा बढ़ गया। आपको बता देता हूं, 2022-23 के अप्रैल तक 51.50 बिलियन डॉलर डिप्रिशिएट हो गया। मतलब कितना होगा, 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगा। हमारा देश चाइना को गिरवी रखा जा रहा है, हमारा वहां से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम हो रहा है। दिन ब दिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एकदम कम हो रहा है। हम मूर्ति भी वहां से बनाते हैं, हम रेल भी वहां से बनाते हैं, हम टनल भी वहां से बनाते हैं, और हमको बताते हैं बत्ती मत लगाना, फुलझड़ियां मत लेना, ये मत लेना। तो ये सरकार की जो दोगली नीति है उसको दबाने के लिए ये जो चल रहा है ना, नरोत्तम मिश्रा की भगवी बिकनी पर। अरे मैं बताना चाहता हूँ मिश्रा जी, भगवी बिकनी अगर देखना है तो कंगना रनौत की देख लीजिए, स्मृति ईरानी की फैशन परेड में बिकनी देख लीजिए, नवनीत राणा जो सांसद है आपकी महाराष्ट्र से, वो किस तरीके से वल्गर डांस की थी वो देख लीजिए। और वो भी सांसद आके, मैंने वीडियो डाला है आपके पास में, वो किस तरीके से वल्गर भगवे कपड़े पहन के नाच रही थी, भगवे साधु के जो वेशधारी आदमी था उसके सामने। तो ये करने और कराने में जो इनका लफड़ा है महाराष्ट्र में, ये क्यों बोलते हैं महाराष्ट्र में तो लव जिहाद पर ज्यादा एक मिनिस्ट्रियल सेटअप हो गया, 3 मंत्रियों का एक सेटअप हो गया कि जो धर्मों के विवाह हो रहे हैं, और ये सब विवाह किसानों के लिए नहीं होता है। बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए अमित शाह तक जाना पड़ता है, 3 यहाँ के मंत्री, 3 वहां के मंत्री,
इनको इनको इसलिए ये सारे मुद्दे उठाना पड़ता है क्योंकि यहाँ सीमा विवाद चल रहा है, वो इनसे संभलता नहीं। और ये फॉक्सकॉन चली गई इंडस्ट्री गुजरात में, अब चुनाव तो जीत गए, वापस दे दो। तो ये इंडस्ट्री के बजाय उन्होंने पॉपकॉर्न इंडस्ट्री यहाँ दे दिया, जिसमें 4 लाख रोजगार मिलते थे, वो फॉक्सकॉन गई, उस पर ऊपर कोई चर्चा नहीं है। इसलिए फिर लव जिहाद बोलना है हमको, फिर लव जिहाद पे चर्चा करना है, उस पर कमेटी 3 मंत्रियों की सेटअप करना है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये विध्वंसक हमारे देश में एक गैंग है, जो गैंग देश में पूरा विध्वंस पैदा करना चाहती है, विभाजन पैदा करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अच्छा काकड़े जी हाँ, एक बात, ये हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है एक राज्य हमको ढूंढना पड़ेगा, एक संविधान हमको नया लिखना पड़ेगा, एक जाति का वर्चस्व मान्य करना पड़ेगा, इकोनॉमी में सबके जाति के अनुसार उसकी पकड़ होगी, रसूखदारी होगी, शिक्षा के अधिकार सबको नहीं होंगे। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब है। वो ये बोल रहे थे, नेपाल के मंत्री बोल रहे थे कि भैया हमने निजात पा ली, 50-60 साल भुगत लिया, हिंदू राष्ट्र का मतलब अब हमको समानता चाहिए। हमने भारत से समानता वाला संविधान एक्सेप्ट कर लिया और भारत किस दिशा में जा रहा है। वो बिलावल भुट्टे भी वो बिल्कुल जोकर है, उसने जो बोला हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलना चाहिए, मगर बहुत सारी बातें उसकी ध्यान देने लायक है। अच्छा काकड़े जी, आपने बताया कि सरकार कह रही है कि रिजर्व बैंक वो नाम नहीं जाहिर करना चाह रहा जिसने रिजर्व बैंक का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वो सफाया कर दिया। इसे तो डकैती कहा जाएगा बहुत बड़ी। लेकिन ये सरकार देखिए बहुत ही दिलचस्प बात है, एक तरफ उन लोगों के नाम नहीं बताना चाहती जो इस देश की संपदा, इसकी हमारे आपके पूरे देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा लूट करके ले जाएं, और सीएए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, उन प्रोटेस्ट करने वालों को जो संविधान के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके नामों को बाकायदा नेम शेम किया गया। लखनऊ में बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, उनके न सिर्फ नाम बल्कि उनके एड्रेसेस भी पब्लिक किए गए ताकि लोग जाएं और उनके घरों पर जाकर के हमले कर दें। उनकी बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज कुर्क की गई, सीज की गई। तो क्या है ये देश, संविधान के हिसाब से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका नाम वो तो लोग जानते ही थे कि कौन कौन लोग हैं, अखबारों में रोजाना आ ही रहा था, लेकिन उसको बदनाम करने के हिसाब से पब्लिक करना, अपने अंधभक्तों को बताना कि उनके मुताबिक के देश के दुश्मन ये कौन कौन लोग हैं, और इधर जिन लोगों ने अरबों रुपया देश का खा लिया उनका नाम बताने में इनको क्या क्यों, जिसे कहना चाहिए क्यों तकलीफ हो रही है? आखिर कहां जा रहा है? इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है? इनको किसने इख्तियार दिया है, किसने इनको अधिकार दिया है कि अरबों रुपया जो लोग खाएं उनको खाने दें, और जो लोग संविधान के अंदर रहते हुए अपना हक मांगते हैं या किसी बात में क्रिटिसाइज करते हैं सरकार की, उनको बदनाम करें, उनको अगर मौका लगे तो खत्म भी कर दे? क्या है ये? सर, मालिकों के नाम नौकरों के जुबान पर नहीं आते। ये जो है ये उनके जो क्या बोलते हैं उसको, आज्ञाकारी नौकर है। और ये आज्ञाकारी नौकर अपने मालिकों को एक्सपोज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि आखिरी शेल्टर हमारा वही है। जनता इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, इनके मित्र और इनके उद्योगपति, देश के लुटेरे इनके लिए अंतिम शेल्टर है, और ये उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। देश का पर कैपिटा इनकम इतने तेजी से गिर रहा है, हमारा देश किस पायदान पर खड़ा है, वो देख के आपको ये होगा कि भाई हम कहाँ जा रहे, किस तरीके से जा रहे। देश के जो पैसे वालों की संख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है उसमें, इसमें वो दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर और पहले 10 में हमारे देश के उद्योगपति पहुंच रहे हैं, और दूसरे तरफ पर कैपिटा इनकम हमारा इतना तेजी से गिर रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पेरिटी बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, और ये असमानता हमको अनार्की की तरफ ले जाने का काम करेगी।
और अनार्की तो चाहिए, आरएसएस को अनार्की चाहिए, क्योंकि जब अनार्की होती है तो आपको पता होगा कि हुकुमशाही आती है, और अनार्की पैदा करने का ये काम कर रहे हैं। मगर ये देश गजब का है सर, ये देश बुद्ध का है, ये देश गांधी का है, ये देश महावीर का है। ये इतना भी कर रहे फिर भी अनार्की पैदा नहीं हो रही। ये तो चाहते हैं अनार्की। आपने बताया कि बोर्ड पे नाम लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया कि जाके उनके घरों पर हमला करो, उनकी हत्या कर दो, लिखा, मगर कोई नहीं गया, क्योंकि इतना बुरा नहीं है ये देश। मगर ये बुरा बनाना चाहते, ये चाहते हैं कि एक वर्ण का, एक रंग का, एक कलर का, एक विचार का ये देश बन जाए। ये देश अलग अलग विचारों का इसलिए टिका है दुनिया में। मिस्र, यूनान, सारी माया, सब सभ्यताएं मिट गई, क्योंकि जिस सभ्यता में रिजिडनेस आता है, जो पेड़ तन के खड़ा होता है, झुकता नहीं है बाढ़ के साथ में, वो टूट जाता है। तो ये बर्बादी के तरफ ले जाना चाहते देश को। मगर मैं आश्वस्त हूं कि हमारे देश का जो मानस है वो देश को बर्बाद नहीं होने देगा। कुछ दिनों के ये रहेगा, लहरें आएगी, सुनामी आती रहेगी, जाती रहेगी, मगर देश तन के खड़ा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत ही उम्मीद है आपको, अच्छी उम्मीद है, हमें भी है, सबको होनी चाहिए, और अपनी पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता बाकी रखनी चाहिए। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, हालांकि हमारी इस पे बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं कि क्या इस बार जो ये 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, दिल्ली में असेंबली इलेक्शन नहीं था, लेकिन एक पब्लिक मूड तो सामने आ गया। इस इलेक्शन के बाद में क्या आप इस हद तक सोचने लगे कि 2024 में बीजेपी हारेगी, या आप अब भी ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से जिसे कहते हैं कि कोई भी तरीका अपना करके बीजेपी फिर सरकार बना लेगी? आप अब कहां खड़े हैं इस बात पर? कोई कुल पुलवामा न हो, कोई जबरदस्त शौक ना दिया जाए, उस पे अगर हम जनता और आप जैसे सोशल मीडिया के लोग ध्यान रख के, तो मैं बता देता हूँ कि बीजेपी की मट्टी पलीत होने वाली है। इसीलिए अभी लास्ट मोमेंट में जाके 68,000 करोड़ की वहां जाके शिलांग में योजनाएं घोषित कर रहे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका त्रिपुरा वाला जो विप्लव कुमार देव था, आरएसएस का प्रोडक्ट नागपुर से हुआ था, उसने रामायण काल का सैटेलाइट ढूंढ निकाला था। आपको पता होगा, याद है कि नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये रोहिंग्या है, ये रोहिंग्या है। रोहिंग्या मुसलमान नहीं चलता, मगर रोहिंग्या पंडित चलता है हमको, रोहिंग्या जैनी चलता है हमको। तो वो रोहिंग्या था, और उसने जिस तरीके से वहां मूर्ति भंजन का, हिंदू मुस्लिम का आपसी तनाव का काम वहां त्रिपुरा में किया, उससे उसको मजबूरीवश हटाना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन उसका चेहरा लेके फेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि त्रिपुरा की जनता इस तरीके से शासन नहीं चाहती थी। तो मानिक शाह लाया गया। मानिक शाह थोड़ा लिबरल चेहरा है, थोड़ा लिबरल चेहरा है, तो उसको जब लाया गया तो इनकी जो कट्टरपंथी गैंग थी उसके विरोध में हो गई। ऐसा ही आपको देखा होगा राजस्थान में भी हो रहा है। वसुंधरा राजे, मोदी जी, शाह जी को फूटे आंख नहीं सुहाती, तो उसमें जो मोदी गैंग है उनके ऊपर भिड़ी हुई है, उनकी गैंग इनके ऊपर भिड़ी हुई है। ये गैंग वॉर है। जैसे हिमाचल में गैंग वॉर हुआ, वैसा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और वहां गैंग वॉर होने वाला है। और ये गैंग वॉर में उनको डर है कि हम हारने का अंदेशा है, इसलिए ये इस तरीके से जो हरकतें हैं, ये जो भगवा गैंग और शाहरुख खान के ऊपर अटैक और बिकनी के ऊपर विवाद, बाकी का सारा छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, रोजगार छोड़ दो, स्वास्थ्य छोड़ दो, लूट छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन हमारी जिम्मेवारी नहीं है। एक अभी परसों एक साइंटिस्ट से सुना मैंने कि 48 करोड़ लोग खतरे में हैं जिनको वैक्सीन दिया गया, और ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कॉन्फ्रेंस में गया था, वो पढ़ के सुना रहा था। और उनको इतनी सारी बीमारियों की बात, ब्रेन से लेके तो किडनी तक, मूत्राशय तक और कैंसर तक, सारी बीमारियां उनको इन्फेक्ट कर सकती है। ये उसने बिल्कुल बाकायदा प्रूफ सामने रखा, उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्यों दिया था वैक्सीन, नहीं बोलेगी। उनके इंटरनल डैमेज हो रहे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगी। मगर क्रेडिट लेते वक्त उस पर फोटो छाप के दिया है, और सब जगह हमने बोल दिया कि भारत असल अकेला देश है जहां 100 करोड़ हमने डोज दे दिए, 100 करोड़ लोगों को दे दिया, बूस्टर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो ये सारी की सारी योजनाएं, क्योंकि बिल गेट्स नाम का एक आदमी ये बोल रहा है कि अभी कोरोना का वेरिएंट्स आने वाला है। बिल गेट्स ना तो डॉक्टर है, ना वैज्ञानिक है,
ना वो कोई देश का शासक है, ना कहीं का ये स्वास्थ्य मंत्री है। ये किस इसमें बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है ये? अविनाश तो काकड़े बिजनेस जी, टाइम्स से लेके सब छापते हैं। अविनाश काकड़े जी, मैं मुझे याद आई आपकी इस बात पर, पिछले सितंबर अक्टूबर में जब जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में हो रही थी, उसमें जो बाइडेन की जो तकरीर थी, उसको जो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि और वेरिएंट आने वाले हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये बाकायदा मैंने महसूस किया, जैसे बिटवीन द लाइन पढ़ता है ना आदमी, और जब इतने तजुर्बे हो जाते हैं, 40 साल से मैं भी बहरहाल दुनिया को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि बिल गेट्स के यहां से तकरीर लिख करके आई है जो बाइडेन की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब आने वाले और वेरिएंट आएंगे। कौन सी साइंस पढ़ी है इन लोगों ने, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन हम हमारा नहीं टॉपिक ये है कि हाँ, हमारे यहाँ मोदी को क्यों बैठाया, वहां अगर उनको बैठाया तो यहाँ मोदी को क्यों बैठाया? डायरेक्ट अडानी को बैठाना चाहिए, वो अदानी पूना वाला को बैठाना चाहिए। ये सब क्यों बैठे हुए हैं उनके पपेट? नहीं वो देखिए, वो काम शुरू हो गया यूके में, ऋषि सुनक को बिठा दिया है। हो सकता है, आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए। इलेक्शन हार गया बुरी तरीके से उनकी सीट पर। जी काकड़े जी, मैं आना चाहता हूं दिल्ली हाईकोर्ट में जो अग्निवीर के बारे में एफिडेविट दिया, शपथ पत्र दिया सरकार ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो मतलब कैसे घुमा फिरा के क्या बात कही जा रही है? सरकार क्या कहना चाहती है? कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती? 4 साल आप नौकरी कर लें, फिर दोबारा अप्लाई करते हैं, फिर 4 साल के लिए आपको रख लिया जाएगा। क्या ये वो सरकार की नौकरी क्या ऐसी हो गई है जैसे हमारे यहाँ यूपी में होम गार्ड हुआ करते थे ना, होम गार्ड, कि वो बस एक डंडा दिया और खड़े हो जाओ, और बस उसे चाहे कुछ भी ट्रेनिंग खास हो या ना हो। क्या ये इस किस्म के, मैं हालांकि होम गार्ड की अपनी उनकी मैं इज्जत करता हूं, वो एक सिस्टम का हिस्सा है पुलिस को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन 4 साल के लिए फौजी आएगा, फिर वो दिन गिनेगा मेरा रिटायरमेंट कब होगा, और फिर वो शादी करने जाएगा या दोबारा अप्लाई करेगा, दोबारा आएगा नहीं आएगा। आखिर क्या कुछ है? सरकार क्या चाहती है कि बिल्कुल ही डेली वेज पर ही लोग फौजी रहेंगे? देश की रक्षा किन हाथों में जाएगी? सर मैं चाहता हूं कि सारी सरकारी नौकरियां टाइम बॉन्ड हो जाए। हाँ, वो 5 साल की 3 साल के उनके अग्निवीर बना दे, फौज छोड़ के। हाँ, है ना? अच्छा, जैसे हाँ, जैसे सांसदों को बना दिया है, सांसद है 5 साल के बाद हाँ, सीआर लिखना पड़ता है, वैसे हाँ, सारे आईएएस आईपीएस बाबू क्लर्क ये सबको बना दिया जाए, बैंकों के अधिकारियों को भी बनाया हाँ, जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर फौज के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये हाँ, राष्ट्रभक्त नाम से अपना तमगा मिरानी करने वाले, घुमाने वाले ये लोग जो दूसरे को राष्ट्रभक्ति से समझाते हैं, ये फौज के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ हाँ, पेंशन का बंद करने का हो गया शुरू, उसका भुगतान इन्होंने हिमाचल में देख लिया। अग्निवीर और फौज का जो मामला था पेंशन का, उसी के कारण ये हिमाचल में बुरी तरीके से हारे हैं। बीजेपी का अंतर्विरोध तो है ही, उसमें ये तमगा था, ये तुक्का था उसपे कि वो हार गए। सारा मंत्रिमंडल, सारे सीएम, सारे पूरी ताकत वहां भी लगाए, जितनी ताकत गुजरात में लगाए वहां उतनी लगाया ताकत, मगर हार गए। तो ये लोग जो है ये नहीं चाहते देश सुरक्षित रहे, ये नहीं चाहते। क्यों डर लग रहा है 56 इंच वाले को? चाइना का नाम भी नहीं लेता, अभी तो चाय का भी नाम नहीं लेता कि चाय के नाम से सामने ना लगा दे कोई, उसको ये जोड़ दे उसके साथ में तो गलत हो जाएगा, आकाश से डर लगने लग जाएगा। सर इन्होंने चाइना से कुछ ना कुछ व्यक्तिगत लाभ लिया है, मैं आरोप नहीं, करता हूं। उसमें देखिए, उसमें तो लोग वहां ट्रेनिंग लेने गए थे कि एक उसमें तो खुले आंकड़े हैं, इनके दोस्तों का कारोबार हर दिन बढ़ रहा है चीन के साथ। और दोस्तों का कारोबार नहीं, इनको जो इलेक्शन का पैसा जो मिलता है उस पैसे में, जिसका ये हिसाब नहीं देंगे, उस पैसे में चाइना का योगदान है। ये ठेके अच्छा, ऐसे ही नहीं लिए जा रहे। यानी दुश्मन के पैसे से इलेक्शन जीता जा रहा है, और फिर दुश्मन के हमारे मुल्क के अंदर गांव बना ले, वो कब्जा कर ले, कई कई हजार मीटर और कभी कभी किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर की बात भी कुछ अखबार कभी कभी हिम्मत करके लिख देते हैं, वो सब वो लूट करके ले जाएं, लेकिन इलेक्शन इनका जितवा दें। बस इसका तो मतलब यही हुआ ना। उनसे 2 चीजें लेना है इनको। एक चीज
लेना है कि आरएसएस ने जाके वहां ट्रेनिंग लिया है कि एक चालकानुवर्ती शासन कैसे चलाया जाता है। मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूँ हाँ। कि इनके कई प्रशिक्षित स्वयंसेवक वहां जाके ट्रेनिंग लेके आए। और दूसरी बात, इलेक्शन का जो फंड होता है, जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड किससे खरीदा, किसने फंड दिया, ये बताते नहीं है। मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि जैसे सैकड़ों कंपनियों के सीईओ हमारे यहाँ चाइनीज बैठे हुए, मतलब आपकी यहाँ की इंडिया की कंपनियां चाइनीज अफसर चला रहे, चाइनीज लोग चला रहे, इनके नाम कभी पब्लिक नहीं होंगे। वैसे वो इलेक्शन बॉन्ड चाइना कंपनियों ने कितना खरीदा वो भी पब्लिक नहीं होगा। और ये आरोप कांग्रेस पे लगाते कि कांग्रेस ने इतना फंड ले लिया था, उनके एनजीओ ने इतना फंड लिया था। आप ये बताइए इलेक्शन बॉन्ड के पैसे कितने लिए चाइना कंपनियों से, बताइए। इतने सारे चाइना के जो लोग हैं अफसर, सीईओ, हमारे हमारे कंपनी के, इंडिया के कंपनियों पे चाइना के अफसर क्यों बैठे हुए, चाइना के अधिकारी क्यों बैठे हुए, वो क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ? कि ये बहुत बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चीन के पैसे से बीजेपी इलेक्शन जीतती है जी। ये बहुत बड़ा आरोप है। काकड़े जी, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे हैं हम, हालांकि टाइम की कमी की वजह से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी ये महाराष्ट्र में जो दो मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते जाते। बताइए। एक तो हमारा हर एक गांव, जिसको बोलते हैं कि गांव को हम पैसे देते हैं, गांव को सब्सिडी देते हैं, गांव को फंड देते हैं, ये गांव से हर साल ले जाते हैं। छोटे छोटे गांव की बात कर रहा हूँ, 2 से 2.5 करोड़ रुपए गांव से ड्रॉ करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, और गांव को देते हैं 50 लाख से ऊपर नहीं देते। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए ये गांव वाले को देते, मतलब जितना ले जाते उसके 40% भी ये गांव को रिटर्न नहीं करते। और ये समझाते कि हम गांव पर, किसानों पे मेहरबानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ संतरा की फसल समाप्त हो रही है, कोड़छी नाम का एक रोग आया, उसके ऊपर पूरा खड़ा पेट सूख जाता है, वो खड़े संतरे जो लगते हैं फल, वो काला गिरना शुरू हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है वो किसान का। 15 साल की मेहनत, 20 साल की मेहनत उसकी पानी में चली जाती है। उसके ऊपर ध्यान देने के लिए ना महाराष्ट्र सरकार को, ना किसी सरकार को ध्यान देने की वक्त है और फुर्सत है। मगर हम अभी तक एक मुद्दा बताता हूं कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा को मारा था टुकड़े करके, मगर अभी अनुज शर्मा ने, जो इंजीनियर संस्कारी जाति से है, आप चाहते हो तो जाति का नाम भी ले सकता हूं मैं। अनुज शर्मा आ गया तो जाति तो सामने आई गई, शर्मा जी है बिल्कुल। अपने चाची के सिर पे हथौड़ा मार के उसकी हत्या की और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। अब ये जो पूछ रहे थे आफ्ताब पूनावाले के, श्रद्धा को अपमानित कर रहे थे, उसके लिविंग रिलेशनशिप को बोल रहे थे कि ये जो 2 धर्मों में, जाति में विवाह हुआ, इसलिए वो श्रद्धा के साथ में इस तरीके से हुआ, और आप करोगे तो लव जिहाद में ऐसे ही मारे जाओगे। ये समझाने वाले लोग मुझे ये समझाए कि सरोज शर्मा की हत्या ये संस्कारी इंजीनियर अनुज शर्मा ने किस तरीके से की, इसने टुकड़े टुकड़े करके क्यों मारा? इसलिए क्योंकि वो इस्कॉन में जाने वाला था 11 दिसंबर के एक प्रोग्राम में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, मतलब कृष्णा की मूवमेंट में जाने के पहले उसने अपनी चाची की हत्या कर दी, उसके टुकड़े करके फेंक दिए। और हम सारे के सारे संस्कारी भारतीय चुप है क्योंकि वो भक्त है। अच्छा, मुझे जितना मालूम है, मुझे जितना मालूम है, अंबेडकर, हेडगेवार, भारत भूमि के 3 शिल्पकार, ये हेडगेवार ने कौन सा शिल्प किया, कौन सी भारत भूमि बनाई? ये गोडसे, हेगड़ेवार, वो गोलवलकर और वो जो सावरकर, ये नाम की जो गोडसे नाम की जो पौध है, सिवाय तोड़ने का, जोड़ने का कोई इतिहास नहीं इनके नाम से। ये अभी किसके कौन से इतिहास में समझा रहे हैं मुझे नहीं पता सर। अरे साहब, अंबेडकर साहब के नाम के पैकिंग में वो एक आदमी को अपना बड़ा आदमी बना रहे हैं, ये तो बहरहाल एक चालाकी की, होशियारी की बात है। ये सर बाप बदलने का तरीका है, ये बाप बदलने का तरीका है। तुम्हारा बाप नपुंसक है, दूसरे से पैदा हुए हो तुम्हारा बाप नपुंसक था क्योंकि तुमसे औलादे पैदा नहीं हुई, तुमसे एक भी तुम्हारा जो आंदोलन है उस पर तुम नहीं खरे उतरे, ना किसी स्वतंत्रता के आंदोलन में रहे, ना किसी सुधार के आंदोलन में रहे, ना समाज को जोड़ने के आंदोलन में रहे, समाज के सुधार के आंदोलन में नहीं रहे। इसलिए आप दूसरे बापों के नाम से अपना सामान बेचना चाहते हो। ये जहां कहीं
आइडियल की कमी होती है, वो ऐसे ही उधार लेते हैं। और पटेल को तो उन्होंने ले ही लिया और बड़ी सी मूर्ति भी लगा दी। लेकिन बहरहाल लोग जानते हैं। हालांकि ये एक अफसोसनाक बात है कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है और उसके अलावा जो इतिहास में तब्दीली की जा रही है कि नई नस्लों को पता ही ना चले कि कौन क्या था, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन आपने जिस तरह से 2024 के लिए उम्मीद जताई है, हमें उम्मीद है कि देश सही रास्ते पर जाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे। जिन अच्छे दिन का वादा किया गया था वो तो सामने नजर नहीं आ रहे। देखिए, अब बुनियादी तौर पर मैं पत्रकार के तौर पर समाज में लोगों को देखता हूं। मैंने पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी को प्लास्टिक की बोतलें चुनते हुए देखा है। मैंने एक पढ़े लिखे आदमी को 10 रुपए का दूध उधार मांगते हुए देखा है। जो आदमी सुबह उठ करके एक कप चाय पीने के लिए भी उसके इंतजाम ना हो, दिन भर तो उसको क्या मिलेगा। ऐसी हालत में क्या इन लोगों की जिम्मेदारी सरकार के लिए नहीं है कि सरकार कुछ करे देश के लोगों के लिए? और लाखों करोड़ रुपया लेके लोग चले जाए, उनका नाम बताने में ये सरकार कतरा रही है। और जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको बहरहाल सताने परेशान करने का सिलसिला है। ये बहुत ही अफसोस और तकलीफ के साथ मैं कह रहा हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया और आप हमेशा समय दे देते हैं हमें, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।